तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's define the sequence and series. So we can see here a sequence is an ordered list of numbers arranged according to a specific rule. वो कह रहा है कि सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा नंबर्स की अरेंजमेंट है जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल के तहत बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 3 5 7 9, तो देखो ये कैसे बना है कि एक सीक्वेंस हमने लगाई है और वो सीक्वेंस किस तरीके से है कि 1 के साथ 2 को ऐड किया है, फिर उसके बाद 3 के साथ 2 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद 5 के साथ 2 ऐड हुआ है। तो मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनी है और वो अरेंजमेंट जो है एक स्पेसिफिक रूल के तहत बनती है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो ऐसे कि इट मीन्स कि आप लिख सकते हो x+2। ठीक है, जब आप x+2 लिखते हो तो x की जगह अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, तो 3 बन जाएगा। x की जगह अगर हम 3 पुट करें तो 5 बन जाएगा। तो मतलब एक स्पेसिफिक हम पहले रूल बनाते हैं और उसके तहत हम नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो वो कह रहा है कि अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल। उसके बाद आता है सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है कि जो हमें सीक्वेंस दिया गया होता है ना, उस सीक्वेंस को अगर हम सम की फॉर्म में या प्लस की फॉर्म में लिख के तो उसको बोलते हैं सीरीज। यानी कि अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये जैसे हम नंबर्स लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये सारे सीक्वेंस है। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसके अंदर, मतलब हर एक प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ये देखो, ये जो मैंने ऑड सीक्वेंस लिखा है ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, आप देखो हर एक में 2 2 ऐड कर लेते हैं। अगर हम इवन नंबर का सीक्वेंस लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6, फिर उसके बाद 8, फिर 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5 का इंटरवल लिख के 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से फिर 25, 30, तो मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आ जाती है। और अगर हम इसके बीच में ये जो 1 3, इसके बीच में अगर हम प्लस का साइन डाल दें, यानी कि इसको प्लस कर दे, इसको ऐसे लिख के प्लस प्लस, तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, और ये वाला जो है ये है सीक्वेंस। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास 3 किस्म के सीक्वेंस आएंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है। एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस दिया गया है 2 4 6 8, और एग्जाम्पल ऑफ सीरीज दिया गया है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, अच्छा।
तो अब हमारे पास 3 किस्म के सीक्वेंस बनते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे आता है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे नंबर पे जो आता है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड पे आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये तीन जो प्रोग्रेशंस है, जो तीन सीक्वेंस है, इसको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस वगैरह भी ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स के सीक्वेंस लिखते हैं और फिर हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफिनीशन आप लोगों को नजर आ रही है, लिखा हुआ है an arithmetic sequence is a sequence in which the difference between consecutive terms is a constant। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। लिखा हुआ है an arithmetic sequence is a sequence in which the difference between consecutive terms is constant। यानी कि जो दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक सीक्वेंस लिखा था ना, हमने लिखा था 1 3 5 7 9। तो आप देखो इसमें ये जो कंसेक्टिव टर्म्स है 1 3, जैसे ये कंसेक्टिव टर्म है 3 5, जैसे ये कंसेक्टिव टर्म्स है 5 7, जैसे ये कंसेक्टिव टर्म्स है 7 9। तो इसके इन बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हम फाइंड भी कर सकते हैं। आप लिखो 3 - 1 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखो 5 - 3 2 आ जाएगा। उसके बाद लिखो 7 - 5 2 आ जाएगा। उसके बाद लिखो 9 - 7 = 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम किस्म के जो कंसेक्टिव टर्म्स थे, इसके इन बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कांस्टेंट टर्म है, जो कि सेम कांस्टेंट टर्म है 2। ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम कंसेक्टिव टर्म्स के इन बिटवीन डिफरेंस फाइंड करें और वो एक कांस्टेंट टर्म बने जो कि सेम आ रहा हो, तो इट मींस कि वो कौन सा सीक्वेंस होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। क्लियर है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म हम इसके लिए बनाते हैं इस तरह से। जो जनरल फॉर्म है ना इसकी, इसको लिखते हैं ऐसे a + a + d a + 2d a + 3d अप टू सो ऑन। इसमें ये जो a है ना, ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है, जो पहला नंबर होगा। और d जो है ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सीक्वेंस बनेगा। ये हमारा पहला नंबर है a। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस सीक्वेंस को देखो, 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें
ए की वैल्यू को लिख के, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। और अगर हम डिफरेंस लिख के, तो डिफरेंस हमारे पास 2 है। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, इसके अंदर, तो आप देखो सीक्वेंस कैसे बनेगा। ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी का मतलब ये है कि 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म लिख के, तो लिखा हुआ है ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी। डी क्या है, डी हमारे पास 2 है। तो इस 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा। और 4 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आप देखो यही वाला सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है ना, वो ए है। और उसके बाद वाले जो टर्म्स आते हैं वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। यानी कि पहले डी के साथ 1 लगा दो, फिर डी के साथ 2 लगा दो, फिर डिफरेंस के साथ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एक कांस्टेंट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर में ऐड करते हैं और हमारा कंप्लीट एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं, लिखा हुआ है nth टर्म, कि अगर आपको कोई बताए कि एक सीक्वेंस में कुछ नंबर हमें दिए गए हैं, जैसे 1 3 5 7 9, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमें दिए गए हैं। और वो हमें बताए कि इस सीक्वेंस का 9वां नंबर कौन सा होगा, यानी कि 9th पे कौन सा नंबर आएगा इस सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल मैं इसको वैसे लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 6 नंबर 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, कितने नंबर बन गए, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गए 9 नंबर। अब देखो, अब हमें इस सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर दिए गए हैं। लेट सपोज ये वाले नंबर दिए गए हैं 1 3 5 7 9। और वो हमसे पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस को अगर हम 9th टर्म तक एक्सटेंड करें, तो 9वां टर्म क्या आएगा। तो बजाय इसके कि हम इसको इस तरीके से मैन्युअली लिख के, हम इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये 9वां टर्म या 16वां टर्म, इसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा n टर्म के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, n टर्म। इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर देखो, यानी कि ए एन मतलब एन जो है वो एन टर्म है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 9वां हो सकता है, वो 10th टर्म हो सकता है, वो 15 टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है। तो उसके लिए फार्मूला ये वाला यूज करना है, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए इज अवर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n जो फाइंड करना है, and d is the difference between two consecutive terms, ठीक है। Let's suppose we want to find the n term of this sequence,
this sequence. Control C. For example, let's do it here. Let's take an example and write it as that find the 10th term of the sequence this, यानी कि ये हमें सीक्वेंस दिया गया है और वो हमें बता रहा है कि इस सीक्वेंस को अगर हम 10th टर्म तक एक्सटेंड करें, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द 10th टर्म। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल we should know about the nth term formula, which is equal to, we know that the nth term of the arithmetic progression is वो इसके बराबर है। Okay, so here a is equal to 1 and d is equal to 2। d डिफरेंस है ना, 3 minus 1, 5 minus 3, 7 minus 5, 9 minus 7, d is common and a is the first term of the sequence. So now if you find the 10th term of this sequence, then we will put this 10 in the place of n. So we can write, Control C करते हैं इसको, place the value of a which is 1, place the value of n which is 10 and put the value of d which is 2. It is in multiplication and also put this n as a 10. So a 10 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, यहां से 9 आ जाएगा, 10 minus 1 9 and 9 multiply by 2, this is equal to 18 and 18 plus 1 equal to 19. Clear? So the 10th term of the given sequence will be 19. तो इस तरीके से हम इसके लिए कोई भी नंबर जो सीक्वेंस में मौजूद ना हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। Now the second thing is this, that we can also sum the sequence। हम इस सीक्वेंस को प्लस भी कर सकते हैं, यानी कि बजाय इसके कि हम ऐसे लिखे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और फिर कैलकुलेटर पकड़ के तो एक एक नंबर को प्लस करते जाए, तो उसके लिए हम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर हमने सीक्वेंस को प्लस करना हुआ तो हम उसके लिए ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने जहन में रखने हैं। फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स और फार्मूला इसके लिए जो हमने यूज करना है वो है एस एन, एस मतलब समेशन, उसके बाद n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? तो जब हमने सीक्वेंस को प्लस करना हुआ तो हम उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब
ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है इसको ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। और सीक्वेंस हमने 1 से स्टार्ट किया था और इसने सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट किया है 3 से। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो 3 होगा, यानी कि जो हमने ए की वैल्यू को लिया था ना वहाँ पे 1, क्योंकि हमने सीक्वेंस 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 3 से। तो हमारा ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। क्लियर है। इसी तरह जो डी है वो डिफरेंस है कंसेक्युटिव टर्म्स के इन बिटवीन, तो ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। और हमने फाइंड करना है द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हमें पता है कि अगर हम इसके लिए फार्मूला पुट करें तो फार्मूला बराबर है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। उसमें हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 21। ठीक है। तो कुछ मजीद क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, बीच बीच में जो क्वेश्चन हो ना तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो। आपके माइक्स मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, तो जिसको ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ वो बोला करें, बाकी अपने माइक्स ऑफ रखो। अच्छा, तो अब हम आते हैं, ये वाली जो स्क्रीन है ये नज़र आ रही है ना आप लोगों को, जिस पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ईमान, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद ऑन, सादिया। यस सर। अच्छा यस ठीक सर, है। आ रही है। ओके, तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 7, 10 एंड 13। और इसको हम इधर लिख देते हैं। तो जब भी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाए ना और वो आपको कोई टर्म के बारे में बता दे कि आप 15 टर्म फाइंड करो, तो पहला आपका काम ये होगा कि आप इसका फार्मूला लिखो, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब अगर आप देखो तो ए पे हमारे पास बराबर है ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। 7 - 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस है कंसेक्युटिव टर्म्स के। या 10 - 7 भी कर सकते हो, 13 - 10 भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि आंसर जो है वो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है। अब यही वैल्यूज उठा के हम इस वाले फार्मूले में लगा देते हैं। दिस इज वेरी इजी। पुट n is equal to 15 because we are going to find the 15th term of the arithmetic progression. A equal to 4, n equal to 15 and d equal to 3. Simplify this. From here 15 minus 1, 14. Now multiply 14 with 3, that is 42, and add 4 with 42 equal to 46। ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कोई मसले मसाइल नहीं है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। इसको सॉल्व नहीं करना, इसमें टर्म भी नहीं फाइंड करना, इसमें सिर्फ आपसे वो डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो सीक्वेंस हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, लिखा हुआ है इस तरह से। सीक्वेंस जो दिया गया है वो इस फॉर्म में है, 12, 9, 6, 3। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करें ना, तो ये जहन में रखो, डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने से मिलेगा। यानी कि आप ऐसे नहीं करोगे कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, ऐसे नहीं करना। सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, ठीक है। मतलब 6 में से 9 को माइनस करना है, 9 में से 12 को माइनस करना है। इस तरह से देखो, मैंने लिखा है A2 माइनस A1। ये वाला जो नंबर है ये A1 प्लेस पे है, ये A2 प्लेस पे है, ये A3 प्लेस पे है, ये A4 प्लेस पे है। तो अगर आप A2 माइनस A1 करोगे तो कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -3। अगर आप करोगे A3 माइनस A2, then it will be equal to 6 minus 9 minus 3, ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास -3 की फॉर्म में आएगा। क्लियर? अच्छा, Yes, now sir. comes to the next question. Find the first term if A8 equal to 29 and D equal to 3। क्वेश्चन आपको ना ये जरा घुमा फिरा के भी दे सकता है। बाज दफा वो आपको टर्म के बारे में बताएगा, बाज दफा वो आपको कहेगा कि डिफरेंस फाइंड करो, बाज दफा वो आपको कहेगा एन फाइंड करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म इफ A8 इक्वल टू 29 एंड D इज इक्वल टू 3। आप देखो कि हमें पता है कि जब हम फार्मूला लगाते हैं तो वो इसके बराबर होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 एन डी। और क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये फाइंड करो, और उसने जो हमें वैल्यू दी है ना A8 का मतलब AN, क्योंकि 8 पर टर्म दिया गया है, लास्ट का जो टर्म है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा A8 है ना, A8 की वैल्यू है 29, AN की जगह पे हमने 29 पुट कर दिया। क्लियर? A हमने फाइंड करना है जो फर्स्ट टर्म है, N की जगह पे आ गया 8। कहाँ से पता चला 8 का? यहाँ से पता चला, A8 लिखा हुआ है तो N मतलब क्या है? N 8 है, और D भी हमें दिया गया है, वो है 3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगले स्टेप में 8 माइनस 1 करके 7 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 21। नाउ 21 यहाँ पे प्लस है, हमने चूंकि ए फाइंड करना है, तो इस 21 को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 29 माइनस 21 इक्वल टू 7A, ठीक है।
तो 29 में से 21 को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अच्छा जी। तो क्वेश्चन जो है ना वो आपको कभी बताएगा कि डिफरेंस फाइंड करो, कभी बताएगा ए एन की वैल्यू फाइंड करो, कभी ए फाइंड करना होगा, कभी एन फाइंड करना होगा। तो स्टेटमेंट को आपने देखना है, फार्मूला यही है, फार्मूला बस आपने यही वाला यूज करना है। इसके अंदर कभी ए एन फाइंड करेंगे, कभी ए फाइंड करेंगे, कभी एन फाइंड होगा, कभी डी फाइंड होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 101। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझोगे ना, सोल्यूशन फिर नहीं कर सकते। क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म, जब ये इस तरह की स्टेटमेंट आएगी ना, विच टर्म, तो इसका मतलब ये है कि वो एन की बात कर रहा है, यानी कि आपने एन फाइंड करना है। और एन फाइंड करने के लिए हमें सीक्वेंस भी दिया गया है, 5, 9, 13। और यहाँ ये भी लिखा है कि इज इक्वल टू 101, यानी कि लास्ट पे जाके जो हमारा सीक्वेंस ए एन पे खत्म होता है उसकी वैल्यू भी दी गई है, जो कि 101 है। ठीक हो गया? और 101 इक्वलिटी में कहाँ पे आता है? पहले आप सीक्वेंस लिखो। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया? अब देखो, इक्वलिटी में जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाता है ए एन के। तो ए एन हमें दिया गया है कि वो 101 के बराबर है। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस में देखो तो ए की वैल्यू 5 है। ठीक है? और प्लस, अब एन की वैल्यू हम नहीं लिख सकते। एन की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। और वो हमें बता रहा है कि आप इस एन को फाइंड करो कि एन का आंसर क्या होगा, कि वो कौन सी टर्म होगी जिस पे जाके हमारा आंसर 101 बनता है। ठीक है? तो आपने n माइनस वन को एज इट इज लिखना है, क्योंकि n को हमने फाइंड करना है आगे। और d क्या होगा? d आ जाएगा 4। 4 कैसे आ गया? 9 माइनस 5 कर दिया, 4 आ गया। और 13 माइनस 9 कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो 4 है ना, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4n और -4। ये वाला जो 4 था ना, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 4n-4 बन गया। अब आप देखो, 5 और -4 1 आ जाएगा। ठीक है? इसको लिख देते हैं ऐसे। ये वाला जो 4n है तो साइड पे कर लेते हैं, और 5 और 4 को एक साथ मिलाते हैं, ऐसे लिख दिया। 5 - 4, 5 - 4 से यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है? अब देखो, n तो हमने फाइंड करना है, और ये जो कांस्टेंट की टर्म है ये बिल्कुल अलग से है, तो इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 101 -1 = 4n। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में 101 100
equal to 4n. Now divide both sides by 4. 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, then this is equal to the 100 divided by 4 and 4n divided by 4. तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, और 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे then we can get n as 25. ठीक हो गया। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आई है वो आई है 25। तो इस सीक्वेंस में जब हम 25th टर्म तक पहुंचेंगे ना, तो वहां पे जाके हमारा आंसर आ जाएगा 101। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद भी है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन जो है ना आपने समझना है। जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट वन, find the 20th term of the arithmetic progression in which a equal to 2 and d equal to 5। आप लोगों के पास रजिस्टर भी होने चाहिए। चलो ये सॉल्व करो, शाबाश, मुझे आंसर बताओ। इसको सॉल्व करो, शाबाश। 20th की टर्म जो है वो फाइंड करनी है। ट्राई करो, शाबाश। फायजा, आमना, मानूर, ईमान, आयशा, सादिया, शायान मुराद, नैन फातिमा, नीलम फातिमा। अब नीलम फातिमा कौन है? एज एन एक्सटर्नल आ रही है, तो वी कांट एडमिट इट। चलो ट्राई करो, शाबाश। ये क्वेश्चन हसीबा, ईमान अली, आरफा, इकरा, सबा, फाइका, हफ्सा, मुकद्दस, ईमान कुरैशी, सवेरा। Yes, sir. हाँ जी, क्या आंसर बना? Sir, 97 आंसर आ रहा है। 97 आंसर आ रहा है। चलो लेट्स चेक। हाँ जी, ठीक है, 97 आंसर आ रहा है। ओके, अब लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है ये नीलम फातिमा है हमारी क्लास में। ये एज एन एक्सटर्नल शो हो रही है, तो कोई नहीं पता चल रहा कि कौन है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अभी तक तो हमने क्वेश्चन जो किए हैं ना वो एन टर्म फार्मूला हमने यूज किया। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, देखो लिखा है फाइंड द सम। क्वेश्चन थे ना, उसमें सम नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि फाइंड द 20th टर्म, या फाइंड द एन, या फाइंड द टर्म, इस तरह से। उसमें सम की बात नहीं हो रही थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स
ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब भी सम की बात आ जाए तो फिर हमने फार्मूला भी सम वाला लगाना है। वो जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा ना, एस एन का, ये वाला फार्मूला फिर यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू, ये फार्मूला अभी बराबर था, अभी हमने डिस्कस किया था, एन ओवर टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये हमने यूज करना है किसके लिए, समेशन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां हमने लिख दिया सॉल्यूशन में दैट we know that Sn equal to n over 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब सीक्वेंस में देखो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है। ए हमारे पास बराबर है 3 के, देन डी इक्वल टू 4। कैसे पता चला, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, एंड एन जो है वो है 25th। कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन है। और हमने इसका सम फाइंड करना है, तो सम के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या लिख देते हैं कि बाई पुटिंग द वैल्यूज, बाई पुटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट, ये n की जगह पे 25 आ जाएगा, देन n इज 25, ए बराबर है किसके, 3 के, n इज 25 एंड d इज 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, शाबाश, देखो क्या आंसर बनता है। आप लोग खुद करो, शाबाश, ट्राई करो, कैसे करोगे। आप लोग साथ साथ ना इसको नोट करते जाओ अपने रजिस्टर में, फिर अगर बाद में आप लोग वीडियो ना भी देखो तो आपको अपने नोट से भी आइडिया हो सकता है, आप इसको इजीली तैयार कर सकते हो पेपर क्विज के लिए। शाबाश, ट्राई करो। आप लोग अपने रजिस्टर पे करो, शाबाश।
हाँ जी, हो गया। अच्छा जी। अच्छा चलो इसको देखो। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, ए की जगह पे 3 पुट कर दिया, एन की प्लेस पे 25 और डी की प्लेस पे 4। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमने 25 में से 1 माइनस किया, 24 आ गया। फिर 24 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। फिर 3 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। दोनों को प्लस कर दिया, 6 और 96 102 आ गया। 102 की कटिंग की है 2 के साथ, तो अगर 2 के साथ कटिंग करेंगे तो 51 आ जाएगा। और 51 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1275। ठीक है। तो अगर हम इस सारे सीक्वेंस को 25th टर्म तक प्लस करें, जो हमें सीक्वेंस दिया गया था ये वाला, यानी कि इस सीक्वेंस को अगर हम एक्सटेंड करें और 25 नंबर्स लिख के फिर सबको ऐड करें, तो हमारे पास उसके एडिशन से जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1275। ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स of the arithmetic progression 258 must be taken so that their sum is 406। मैंने आपको बताया कि जब तक आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी, सोल्यूशन नहीं कर सकोगे। लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स। पिछला भी मैंने आपको बताया, जब वो टर्म की बात करें ना, तो उसका मतलब होगा कि आपने n फाइंड करना है। ठीक है। और n आपने, n के लिए अब दो फार्मूले हैं, एक तो n टर्म का फार्मूला है, दूसरा समेशन का फार्मूला है। तो वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वाला फार्मूला लगाना है। आप देखो, लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम। देखो एक वर्ड हमें मिल रहा है सम की फॉर्म में। तो जब सम का वर्ड बीच में आ गया कि हम कितने टर्म्स प्लस करें कि उसका समेशन जो है वो हमारे पास 406 बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि जब हम सोल्यूशन लिखेंगे ना, तो सोल्यूशन के अंदर हम एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जो समेशन का फार्मूला है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है ए, वो बराबर है 2 के। डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, 5 माइनस 2 8 माइनस 5। तो डी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है 3। और जो समेशन वो हमें बता रहा है, तो वो बराबर है किसके, 406 के। बेसिकली हमने फाइंड करना है n को। तो जब n को फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें हमें वो दे देगा, जाहिर बात है, तभी जाके n फाइंड हो सकेगा। ठीक है। फार्मूला हमने लगा दिया एस एन का। अब एस एन वाला जो फार्मूला है वो हमें आता है, वो हमने पुट कर दिया। लिखा हुआ है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बीच में वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज हमने पुट की तो एस एन वो हमें बता रहा है कि वो 406 है, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, और n जो है वो हमने फाइंड करना है, तो जहां जहां पे n आ रहा है उसको एज इट इज लिखेंगे, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे। a बराबर है 2 के और d बराबर है 3 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3n-3। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 है ना, ये 2 ये इधर डिवीजन में है। इसको खत्म करने के लिए हम इसको इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 406 के साथ, तो यहाँ से ये वाला फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे 816। ठीक है, 406 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 था ये खत्म हो गया, और यहाँ बच गया n मल्टीप्लाई बाई दिस। अब आप देखो 4 - 3, 4 - 3 से 1 आ जाएगा, इधर 1 लिख देते हैं और ये खत्म हो जाएगा। अब ये वाला जो n है ना, ये जो बाहर n लिखा हुआ है, ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n+3 इंटू n का स्क्वायर, ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ n आ गया और इस 3n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3n²। अब ये वाला जो 812 है इसको उठा के इस साइड पे ले आते हैं, ऐसे बन जाएगा। इसको अरेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3n² और प्लस n माइनस 812 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये 812 जब यहाँ से उठा के इस साइड पे लेके आएंगे ना, तो इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म बनी है ना, ये वाली, ये फॉर्म हमारे पास बना है अब क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे, जिसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया था, जिसके लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पढ़ा था और जिसके लिए हमने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो आप देखो ये वही फॉर्म बन गई है, ये अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। वो जो था वो x की फॉर्म में होता था और यहाँ हमने चूंकि n फाइंड करना है तो ये वाला n की फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर आप a b c की वैल्यूज निकाल लो ना, तो यहाँ पे a हमारे पास बराबर है 3 के और b बराबर है 1 के और c जो है वो बराबर है -812 के। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखो, फार्मूला तो आता है ना सबको। फार्मूला हमने लिखा था x इक्वल टू -b, उसके बाद प्लस माइनस देन b का स्क्वायर -4ac एंड होल डिवाइड बाई 2a। तो ये तो x की फॉर्म में था। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो चूंकि n की फॉर्म में है तो हम उसमें n लिख देंगे x की जगह पे। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इस वाले फार्मूले में लगा देते हैं।
तो जब इसमें लगाएंगे तो b हमारा बराबर है 1 के, तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फॉर ए हमारा बराबर है 3 के, ए की जगह 3 पुट कर दिया, और सी की जगह पे पुट किया -812 डिवाइड बाई 2a। तो ए की जगह पुट कर देते हैं 3 को। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो, हम यहाँ से सोल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो, इसको जब मल्टीप्लाई किया ना, ये 4 3 और 812 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 9744। 1 के साथ प्लस कर दिया और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो आया है 99। अब आप देखो कि हमारे पास दो किस्म के नंबर्स आ गए हैं। जाहिर बात है ये प्लस माइनस की फॉर्म में होता है। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। ये लिखा हुआ है ऐसे कि n जो है वो बराबर आया है 99 के, डिवाइड बाई 6 है, क्या है, डिवाइड बाई 6 है। अब आप देखो, इसको जब हम लिखते हैं ना, तो हम इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिख देते हैं एक बार प्लस की फॉर्म में, एक बार माइनस की फॉर्म में। ये जो है ना, एक बार माइनस की फॉर्म में आ गया, एक बार प्लस की फॉर्म में आ गया। अब आप देखो, इस वाले का आंसर निकालते हैं पहले वाले का। तो कंट्रोल सी, इस वाले का आंसर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा -100 डिवाइड बाई 6। और इस वाले का आंसर लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा 98। 99 -1 हो जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे ना, इस वाले को 98 वाले को, तो ये कुछ बन जाएगा 16.3 समथिंग। ठीक है, ये आ जाएगा 98 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 16.3, यहाँ से आ गया 16.3। और इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू -16.6, इस तरह कुछ आ जाएगा ये इस वाले का। अब आप देखो कि जब हम सीक्वेंस लिखते हैं ना, तो सीक्वेंस में हम नंबर जब काउंट करते हैं तो वो पॉजिटिव वाली साइड को काउंट करते हैं। मतलब आप देखो कि मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है ये वाला, देखो लिखा है 258। तो जब हम इसको काउंट करते हैं ना, तो कैसे काउंट करते हैं, काउंट करते हैं इसको ऐसे, ये पहला नंबर है 1, तो इसको पॉजिटिव नंबर में लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं, ये दूसरा नंबर है 2, ये तीसरा नंबर है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। माइनस में तो नहीं लिखते, -1 -2 -3 -4 ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है ना, तो हम कौन से वाले आंसर को कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव नंबर को। और पॉजिटिव नंबर में भी डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, =16। ठीक है, ये जो 6, ये वाला जो नंबर था 0.3 वाला डेसिमल का, इसको आपने इग्नोर करना है। क्योंकि आप देखो, जो हम सीक्वेंस लिखते हैं ना, तो सीक्वेंस हमारा एक एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में होता है। कैसे, जैसे देखो, इसको सीक्वेंस है 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, फिर 14। डिसिमल में तो नहीं आ रहा ना नंबर, मतलब ऐसे तो नहीं है 2.1 फिर 5 फिर 8.7 फिर 11, इस तरह नहीं है। तो जो आंसर हमारा आएगा, उस आंसर को भी हम
एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 16। ठीक है, जो पॉइंट डेसिमल का है उसको इग्नोर करना है।